Hello students, welcome back to demo number 3. Good morning, good afternoon, good evening. आप जब भी लेक्चर देख रहे हो, so I am CS Jaspreet Dhanjal, your faculty on CA Point for CMSL. तो स्टार्ट करते हैं डेमो लेक्चर नंबर 3. आई होप कि आपने पहले दो लेक्चर्स जो है वो देख लिए होंगे. तो हम सेबी का टॉपिक जो है वो कर रहे थे. सेबी में बहुत सारी चीजें जो है हमने ऑलरेडी कर ली हैं और टॉपिक्स जो हैं वो फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं. तो सेबी एज द नेम सजेस्ट, आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसका मेन काम क्या है? सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज के ट्रेड को रेगुलेट करना. बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है. रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट, कंट्रोल, चेक करना. सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज जो कि ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, वो इक्विटी हो सकती हैं, डेट हो सकती हैं और हाइब्रिड भी हो सकती हैं. वैसे ही कमोडिटीज हो गई. फिर ये एक्ट बना 1992 में, सेबी एक्ट 1992. प्रियम्बल ने चार बातें बोली. सो ये चार बातें मेन ऑब्जेक्टिव्स की बातें थी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, मार्केट को रेगुलेट करना, मार्केट को कंट्रोल करना और सारे मिले जुले काम करना. तीन ग्रुप्स को सेबी आंसरेबल है. इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड एंटिटीज हैं, इन्वेस्टर्स और मार्केट इंटरमीडियरीज. मैंने तब भी बताया था आजकल मार्केट इंटरमीडियरीज के लिए सेबी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, क्योंकि मार्केट इंटरमीडियरीज ही हैं जो बिल्कुल क्लोजेस्ट रहते हैं इन्वेस्टर्स के, और इनकी एक गलत इंफॉर्मेशन से इन्वेस्टर अपना सारा पैसा गवा सकता है. तो बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. क्या क्या है वो? नंबर वन, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कि हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी. परपेचुअल सक्सेशन है, दैट बोर्ड गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, क्योंकि उसकी अलग आइडेंटिटी है तो वो अपना अलग ही चलता है. कॉमन सील और स्टैम्प भी है सेबी के पास. पावर है प्रॉपर्टी को अक्वायर करने की, होल्ड करने की, डिस्पोज ऑफ करने की. कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अपने नाम में और केस कर भी सकता है और इस पे केस हो भी सकता है. मोर और लेस सारी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की इसके पास क्वालिटीज है, राइट. उसके बाद आगे चलते हैं तो मैनेजमेंट. अब बोर्ड जब बना तो वही बोर्ड में बैठे कौन है? टोटालिटी में 9 मेंबर्स होते हैं सेबी में, ठीक है. 9 मेंबर्स का बोर्ड बनता है. इसकी बाइफर्केशन क्या है? चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, 1 मेंबर फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बचे हुए 5 नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें से एटलीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर्स, राइट. ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपने याद रखने हैं. उसके बाद बारी आती है कि एज अ होल इनके पास पावर्स क्या क्या है या इनकी ड्यूटीज क्या है. तो पूरे के पूरे बोर्ड ने एज अ सेबी बोर्ड होल जनरल सुपरिटेंडेंस भी करनी है, डायरेक्शन भी देखना है और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स भी करना है. और चेयरमैन ने अगेन जनरल सुपरिटेंडेंस करनी है और डायरेक्शन ऑफ अफेयर्स करना है. ऐसे कोई भी लोग हैं, चेयरमैन है, अदर पर्सन है, कैसे लेके आओगे? क्या कैरेक्टर ट्रेट्स देखो? कहते हैं इनमें एबिलिटी होनी चाहिए काम करने की, प्रॉब्लम्स को फेस करने की, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एथिकल मॉरल होने चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई सिक्योरिटीज मार्केट में अगर कोई पंगा पड़ जाए तो एटलीस्ट ये उसे रिजॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज लाइकवाइज आई सेड येस्टरडे ऑल्सो, कितने भी अच्छे हों, ये पॉइंटर्स आपको हमेशा हमेशा याद रखने होंगे. अब इसके अलावा देखो, अब इनसे तो काम चलेगा नहीं कि भाई बहुत अच्छा बंदा है. इनके पास किसी एक या एक से ज्यादा फील्ड्स में स्पेशल नॉलेज भी होनी चाहिए. वो कौन सी फील्ड्स हैं? लॉ में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, इकोनॉमिक्स में हो सकता है, अकाउंटेंसी में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में, या कोई और डिसिप्लिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब प्रॉब्लम्स आएंगी, जब कोई अमेंडमेंट करनी होगी, जब कोई डिसीजन मेकिंग करनी होगी, तो या तो वो लॉ से रिलेटेड होगा या फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी. एक से ज्यादा फील्ड्स में अगर इनका एक्सपीरियंस है फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है. तो ये सारी चीजें आपने देखनी है, ठीक है. यहां तक हमने कल कवर किया था. आज हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे हम करेंगे पावर्स ऑफ सेबी, राइट. इसके अभी तक हमने क्या किया? सेबी क्या है, सेबी के क्या ड्यूटीज हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. अब सेबी के पास पावर्स भी भर भर के हैं, बिल्कुल हैं. पावर्स तो होंगी होंगी. अब क्या पावर्स हैं? अब क्योंकि बोल दिया गया कि भाई काम तरीके से करना पड़ेगा, तो सेबी के पास कुछ पावर्स हैं, जैसे कि टू अप्रूव बाय लॉज ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज. बाय लॉज मतलब रिलेटेड लॉज, राइट. तो एक अकेला लॉ तो चलता नहीं है, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज के साथ रिलेटेड जितने भी लॉज हैं जो हम पढ़ेंगे इन द अपकमिंग चैप्टर्स, अलग अलग लॉज, अलग अलग एक्ट्स, उन्हें अप्रूव करने की पावर सेबी के पास है. नंबर टू, टू रिक्वायर द सिक्योरिटीज एक्सचेंज टू अमेंड देयर बायलॉज. अगर उन्हें लगता है कि उन्हें
अमेंड करने की जरूरत है तो आप वो भी कर सकते हो। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस। सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस की बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना और पीरियोडिकल रिटर्न्स उनसे मंगवाना। आपको एक चीज मैं बताती हूँ, जब आपने अगर कंपनीज एक्ट किया है तो आपको एक चीज का अंदाजा होगा कि भाई जहां वर्ड आ जाता है ना लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड एंटिटी, वहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि मैं बच्चों से कहती हूँ कि आपने सेबी को एक एक पल पल की खबर देनी है। ठीक है, सेबी वो चीज है जिससे पूछे बिना बताए बिना एक लिस्टेड कंपनी कुछ नहीं कर सकती। एंड यू एक्चुअली व्हेन यू स्टडी द टॉपिक्स यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो सेबी तो मतलब ऐसे पल पल की खबर उनको चाहिए होती है, और कई जगह पे तो ऐसा होता है मीटिंग खत्म होने के 24 घंटे के अंदर, मीटिंग खत्म होने के आधे घंटे के अंदर। तो इट इज लाइक दैट। तो सेबी के पास पूरा पूरा पावर्स होता है लिस्टेड कंपनी का भी और सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस का भी। ऑफ कोर्स सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस तो बिल्कुल उसके नीचे ही आती हैं, तो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना और पीरियोडिकल रिटर्न्स उनसे कॉल करना। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो फाइनेंशियल मीडियरीज हैं, जो कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बीच में आती हैं, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना। compels certain companies to list their shares in one or more securities exchanges। तो अगर उन्हें लगता है कि इनके शेयर्स लिस्ट होने चाहिए तो उन्हें कंपेल करना। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, ये आ गए जी हमारे मार्केट इंटरमीडियरीज। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था कि फिनफ्लुएंसर्स के बारे में। तो फिनफ्लुएंसर्स का तो बड़ा बहुत बढ़िया काम चल रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो ब्रोकर कंपनीज बना के रखी हुई हैं, उन्हें उनके लिए प्रमोशन स्टार्ट कर दी। अब अगर आपका फेमस और फेवरेट इन्फ्लुएंसर कह रहा है कि भाई ये वाला शेयर खरीद लो और बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो आप तो खरीद के बैठ जाओगे और नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार है। तब सेबी सेट कि खुद को रजिस्टर कराओ अगर ये सारे काम करने हैं। तो जितने भी ब्रोकर्स होते हैं या सब ब्रोकर्स होते हैं, उन्हें खुद को सेबी के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है। एंड एलिमिनेटिंग माल प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। जो भी बुरी चीजें हो रही हैं, जो भी गलत चीजें हो रही हैं, उन्हें हटाना। राइट, सेबी ऑल इन ऑल बहुत ही पावरफुल है, लेट मी टेल यू। ठीक है, सेबी के पास सारी हर तरीके की पावर है जिससे वो चीजों को बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनीज हैं, चाहे इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज हैं, चाहे मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, उन सब को जो है सेबी बहुत ध्यान से चेक कर सकता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेबी के पास ये सारी की सारी पावर्स हैं। अगर हमें इसे वन वन लाइन में या आई वुड से सिर्फ हेडिंग की तरह लिखना हो कि मैम हमें लर्न कैसे होगा, तो अप्रूव बाय लॉज। अगर हमें इसे एक एक उसमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, कहाँ उड़ गया भाई, पावर्स ऑफ सेबी, पावर्स ऑफ सेबी। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, अप्रूविंग बायलॉज ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस। सिक्योरिटीज एक्सचेंज अगेन ऐसे ही बनाते हैं हम नोट्स, टू द पॉइंट। राइट, इंस्पेक्ट द बुक्स, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट, उसके बाद इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इंस्पेक्ट द
books of financial intermediaries, inspect the book of financial intermediaries, and registration of brokers and sub-brokers, brokers and sub-brokers, and elimination of malpractices. तो ये सारी चीजें मेन पावर्स में आ जाती हैं, एलिमिनेशन ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, राइट। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये शुरुआत में ही आ जाती हैं। उसके बाद सेबी अकेला तो काम नहीं करता। देखो, जैसे बोर्ड की कमेटीज होती हैं, ठीक है, जैसे आपने बोर्ड में पढ़ा होगा तो बोर्ड की कमेटीज होती है, तो उसका पर्पस क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अब अगर वो हर छोटे काम के पीछे पड़ जाएंगे तो मेजर काम ओवरलुक हो जाएंगे। तो वो कहते हैं बाकी सारी चीजों के लिए आप जो है कमेटीज बना दो। इन द सेम वे सेबी के पास भी बहुत सारी कमेटीज हैं, बिकॉज सेबी इज लाइक मेनली जो मेन पर्पस है सेबी का वो उसे ही रिजॉल्व कर रही है, उसे ही सॉल्व कर रही है। लेकिन ये जो बाकी की कमेटीज हैं, आपको इनके नामों से पता चल जाएगा कि ये जो बाकी की कमेटीज हैं ये डील करती हैं बाकी के छोटे छोटे चीजों के लिए, जिसके लिए बोर्ड को जो है परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे कि पहला, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, तो कोई भी टेक्निकलिटी पे उन्हें एडवाइस चाहिए तो उन्होंने एक कमेटी बना के रखी है। कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसे रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी है। एडवाइजरी कमेटी फॉर द सेबी आईईपीएफ, सो आईईपीएफ जो है इट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, राइट, आईपीईएफ रादर, आईपीईएफ, राइट। तो ये बना है, इसके लिए एडवाइजरी कमेटी है। टेक ओवर रेगुलेशंस के लिए एडवाइजरी कमेटी है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, इसका फर्क भी हम पढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी, बेसिकली हर चीज के लिए एडवाइजर्स के लिए उन्होंने डिफरेंट कमेटीज बना दी, ताकि सारा का सारा जो लोड है, ठीक है, वो एक बोर्ड के दिमाग पे ना आए, उन 9 लोगों के दिमाग पे ना आए। इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि वो 9 लोग हर चीज में एक्सपर्ट भी हैं और वो सही एडवाइस भी दें और फिर कामों को एग्जीक्यूट भी करें। तो इट इज बेटर कि आप कमेटीज बना दो, आप कमेटीज बना दो एंड लेट देम डिसाइड। एंड बेसिकली कमेटीज आर नॉट फॉर डिसीजन मेकिंग आल्सो, कमेटीज जस्ट डिस्कस एंड टेक द प्रपोजल्स टू द बोर्ड कि हम ये चीज ऐसे करते हैं, ये चीज ऐसे करते हैं, और फिर जो है बोर्ड आगे अपना काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सेबी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है चैप्टर नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो टेबल है ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ये सारे सेक्शन नंबर्स आपको याद होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 11 से लेकर के सेक्शन 11D तक, एंड ऑल द सेक्शन नंबर्स शुड बी लर्न टू यू। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक मिनट यहाँ पे ऐसे में डाल देती हूँ, यस, आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक सेक्शन का मतलब और हर एक सेक्शन को कैसे अप्लाई करना है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे इंटर रिलेटेड हैं, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन के नंबर्स मेजरली आपको पता होना चाहिए, राइट। कल भी मैंने ये चीज बोली थी, मैं अपने पर्सनलाइज सेशंस में भी ये चीज बच्चों को बताती हूँ। एक चीज जो आप अच्छे से लर्न कर सकते हो वो है सेक्शन नंबर्स, रूल नंबर्स, रेगुलेशन नंबर्स। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, यस। सो पहला पढ़ते हैं सेक्शन 11। so सेक्शन 11 जो है इट लेज डाउन दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द सेबी टू protect the interest of investors, to promote the development of and to regulate the security market by such measures. Isn't it similar to the preamble? Isn't it similar to the objectives? लेकिन प्रियम्बल तो एक्ट के शुरू में रह गया और ऑब्जेक्टिव्स एक जनरल बात होगी। अगर आपको वहां पे सेक्शन वाइज पूछा जाए, ठीक है, कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ सेबी, ठीक है, वहां अगर आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ सेबी, तो वो गिवन है सेक्शन 11।
वो गिवन है सेक्शन 11 में। तीन मेजर ड्यूटीज हैं जो सेबी ने करनी है, राइट। तीन मेजर ड्यूटीज हैं जो सेबी ने करनी है, जो वो ऑब्जेक्टिव भी हैं और वो वही वही सब है। नंबर वन, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, नंबर वन, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स सबसे पहली चीज। दूसरा, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, promote the development of market, and third, promote the development of market and to regulate the market. मेजरली अब आप देखो, फंक्शंस भी मेजरली यही थे और प्रियम्बल में भी यही लिखा था और ऑब्जेक्टिव्स भी यही थे और अब ड्यूटी भी यही है। तो मेन सेबी ने ये तीन चीजें करनी ही करनी है, दैट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट एंड टू रेगुलेट द मार्केट। सो ये ड्यूटी ऑफ सेबी है, ठीक है, ये ड्यूटी ऑफ सेबी है जिसका आपने ध्यान रखना है। इट इज गिवन इन सेक्शन 11। मूविंग अहेड टू सेक्शन 11 सब सेक्शन 2। तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 बताता है मेजर्स मे प्रोवाइड फॉर। तो यहां पे आ जाते हैं मेजर्स, ठीक है। तो होता क्या है कि सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में डील करते हैं रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। So now there are certain measures, right? तो what SEBI has to take measures, board जो है वो क्या क्या measures लेने वाला है, that is given in section 11 subsection 2, ठीक है। तो क्या क्या measures लेने चाहिए SEBI को? Number one, regulating measures are basically what are the important things, what are the important tasks और really important practical functions, क्योंकि अभी तक हम क्या एक broader picture में बात कर रहे हैं। इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर का, पर करना कैसे है, राइट, रेगुलेट करनी है मार्केट, पर करनी कैसे है, तो वो सारी चीजें आपको मेजर्स में मिल जाएंगी, राइट। सो मेजर्स में क्या क्या चीजें हैं, सेबी ने मेनली करना कैसे है, अपने प्रियम्बल को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जो कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, जो कि मार्केट को रेगुलेट करना है, वहां तक सेबी पहुंचेगा कैसे। नंबर वन, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। तो बिजनेस को रेगुलेट करना, चेक करना कि कहीं पे भी फ्रॉड ना हो, कहीं पे भी गड़बड़ ना हो, कहीं पे भी इन्वेस्टर्स का पैसा लेके कोई भाग ना जाए, उन्हें कोई धोखा ना दे दे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे जन, ये कौन है, ये सारे जन कौन है, हमने फर्स्ट ही क्लास में डिस्कस किया था। ये सारे हैं मार्केट इंटरमीडियरीज, मार्केट इंटरमीडियरीज, और इनका रोल ओवर द टाइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है और इतना ज्यादा रेलेवेंट हो चुका है कि बहुत जरूरी हो गया है इन्हें चेक में रखना, इन्हें प्रॉपरली इनके लिए भी रेगुलेशंस बनाना। तो इनकी वर्किंग को, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हैं, बैंकर्स टू एन इशू हैं, ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट डीड है, रजिस्ट्रार्स टू एन इशू है, ये सारे लोगों की रजिस्ट्रेशन कराना और इनको रेगुलेट करना, ये सारे मीडियरीज हैं, ये सारे के सारे मार्केट इंटरमीडियरीज हैं और इनके हाथ में भी बहुत सारी पावर होती है, अगर ये चाहें तो गड़बड़ घोटाले कर सकते हैं, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और इनकी रेगुलेशन होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से वो स्टेप्स हैं, मेजर्स आर लाइक स्टेप्स टेकन बाय सेबी टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स और द प्रियम्बल। ऑब्जेक्टिव्स तक हमने पहुंचना कैसे है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो है, रजिस्टरिंग
एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, इन सब के बारे में, और इन सब के बारे में हम डिटेल में हर एक चैप्टर में एक करके पढ़ेंगे। तो ऑल एंड ऑल हम कह सकते हैं रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द मार्केट इंटरमीडियरीज, ठीक है, ये स्टेप उन्होंने लेना है। नेक्स्ट, registering and regulating the working of depositories, participants, custodian of securities, foreign institutional investors, credit rating agencies एंड सच अदर, अगेन एंड अगेन आई वुड से ये भी मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है। इन्हें और इन्हें, इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर लगाया होगा तो हमने वहां पर सारे के सारे इंटरमीडियरीज लिखे, तो ये सारे इंटरमीडियरीज हैं। हर वो इंसान, हर वो एजेंसी, हर वो लोग जो कि एक तरीके से सिक्योरिटीज के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको सेबी के साथ खुद को रजिस्टर करवाना है और सेबी की बनाई हुई रेगुलेशंस को फॉलो करना है। जब हम रेगुलेशंस को पढ़ना शुरू करेंगे तब आप देखोगे हर चीज के लिए सेबी ने रेगुलेशन निकाली है, और वहां पे हमें रेगुलेशन नंबर भी लर्न करना पड़ेगा और समझना भी उसे पड़ेगा। तो ये दो पॉइंटर्स हैं जो आपने याद रखने। अगेन, registering and regulating the working of venture capital funds and collective investment schemes including mutual funds, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, राइट। ये सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं जो हम जब पूरा डिटेल में करेंगे तो ये सारी चीजें करेंगे। ऑल एंड ऑल अगर यहाँ पे जो मेजर्स या स्टेप्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो सारे लोग, वो सारी कंपनीज, सिर्फ कंपनीज ही नहीं, जो इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, या जिन्होंने नए नए तरीके के फंड्स बना लिए, नए नए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बना ली, म्यूचुअल फंड्स बना लिए, इन सब के लिए सेबी ने रेगुलेशंस बनाई है। इन सब के लिए, इन सबको खुद को रजिस्टर करना जरूरी है और रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी। एक एक चैप्टर डेडिकेटेड है, म्यूचुअल फंड्स को एक चैप्टर डेडिकेटेड है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को एक चैप्टर डेडिकेटेड है, और वो एक एक चैप्टर में हमें ये पॉइंट समझने होंगे कि भाई इनकी रेगुलेशंस लर्न करनी पड़ेंगी, इनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी जो है आप सेबी के साथ जो है तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑफ कोर्स जितनी भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें भी प्रमोट करना और उन्हें भी रेगुलेट करना। Prohibiting means totally stopping fraudulent and unfair trade practices relating to securities market। जैसे मैंने आपको बोला था रिगार्डिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग का एक चैप्टर पूरा है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अगर आपको पता लगने वाला है कि कंपनी मर्ज होने वाली है and you are sitting inside, or you get to know any kind of unpublished price sensitive information, और आप उसे यूज करके अपना या अपने नोन का फायदा करवा रहे हो, दैट इज अनफेयर, इट इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो उन सारी चीजों को रोकना, फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टोटली प्रोहिबिट करना। देन प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। अब ये जो इंटरमीडियरीज है ना, इन्हें भी ट्रेन करना बहुत जरूरी है। तो इन्वेस्टर्स को भी एजुकेट किया जाता है, इंटरमीडियरीज को भी ट्रेन किया जाता है, दोनों चीजों को ही प्रमोट करते। देखो सेबी जो है अपने एंड पे सारी चीजें कर रहा है, रेगुलेशन निकाल रहा है, ठीक है। जब आप रेगुलेशंस पढ़ोगे तो बच्चे कहेंगे कि मैम कहाँ से इन्हें फाइंड आउट करें, सेबी की वेबसाइट पे जाओ और देख लो, राइट। सो ये सारी चीजें जो है ये सेबी का काम है, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं। इंटरमीडियरीज को ट्रेन करना कि भाई आपने कैसे काम करना है ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इंपैक्ट ना हो, ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। देन प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसाइडर ट्रेडिंग का डिटेल टॉपिक आएगा जो अभी मैंने बताया। इनसाइडर ट्रेडिंग एक बहुत ही रियल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रही है, और फिर उसे हटाने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए कैसे सेबी ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, वो सारी चीजें हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज। जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है उस टाइम पे किस तरीके से आपने उन्हें रेगुलेट करना है, इसका भी एक अलग चैप्टर है, ठीक है। इसमें ये चीजें, पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी है,
प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितनी है, नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितनी है, वो सारी चीजों को चेक करना पड़ता है। तो वो जो सब्सटैंशियल एक्यूजिशन है शेयर्स का, वो जो टेक ओवर ऑफ कंपनीज है, उसे भी डिटेल में रेगुलेट करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि एक कंपनी में लोगों ने पैसा लगाया और वो दूसरी तरफ चली गई तो बेचारों का पैसा डूब गया। वो सारी चीजें डिसीजन मेकिंग में कैसे काम आती हैं, क्या आप ये डिसीजन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। नेक्स्ट, कॉलिंग फॉर द इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन। इंफॉर्मेशन मांगना सेबी के पास पूरा पावर है। अगर वो चाहे कंपनी से, इंटरमीडियरी से, इन्वेस्टर से, किसी से भी इंफॉर्मेशन पूछ सकती है, बिल्कुल मांग सकती है। अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, अगर उसे लगता है कि जरूरत है, गड़बड़ घोटाला फ्रॉड कुछ हो रहा है, इंस्पेक्शन की जरूरत है, तो इंस्पेक्शन करो। नंबर वन, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन। नंबर टू, इंस्पेक्शन। नंबर थ्री, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। बिल्कुल, इंक्वायरीज कराना, ऑडिट कराना, म्यूचुअल फंड्स, अदर पर्सन एसोसिएटेड, इंटरमीडियरी, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे, ये सबसे पूछताछ कर सकती है, इंफॉर्मेशन मंगवा सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है। दिस इज वन ऑफ द मेजर्स जो सेबी ने लिया है और वो ले सकती है। अब कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स, ये वाली जो बात आई भाई, ये बुलवा किससे सकती है, फ्रॉम हुम, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी कि ये देखो यहां से क्वेश्चन आ जाएंगे कि भाई इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स ये किससे मंगवा सकती है, फ्रॉम एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी बैंक और एनी अथॉरिटी और बोर्ड और कॉरपोरेशन established or constituted by or under any central or state act which in the opinion of SEBI shall be relevant to any investigation। तो किसी भी पर्सन से, ठीक है, किसी भी पर्सन से इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, जिसमें बैंक भी आते हैं, जिसमें अथॉरिटी भी आती है, जिसमें बोर्ड भी आता है, जिसमें कॉरपोरेशन भी आती है। ठीक है। पर किसी भी पर्सन से जो है इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। इस पर्सन में बैंक भी आता है, इंक्लूडिंग का मतलब पर्सन मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, बैंक से भी मांगी जा सकती है, अथॉरिटी से भी मांगी जा सकती है, बोर्ड से भी मांगी जा सकती है, या कॉरपोरेशन से भी मांगी जा सकती है। तो ये सारी चीजें जो है ये रेलेवेंट हो जाती हैं अपने आप। एजेंसीज से मांगी जा सकती हैं, ठीक है, एज मे बी स्पेसिफाइड, जैसे हमने पढ़ा था ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, राइट, या कोई भी सब्सिडरीज में कोई भी, सॉरी, इंटरमीडियरीज में आ रहा है, राइट, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से मांगी जा सकती हैं। फ्रॉम अदर अथॉरिटीज, इनके अलावा भी अगर लगता है कि भाई इंस्पेक्शन के लिए रेलिवेंट है, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, हैविंग फंक्शंस सिमिलर टू दोज ऑफ सेबी, तो डेफिनेटली मांगा जा सकता है, इनसे इंफॉर्मेशन जो है कॉल करी जा सकती है, राइट। एक बार मैं आपको सिंपल वर्ड्स में लिखवा भी दूंगी नोट्स में भी, ठीक है। परफॉर्मिंग सच फंक्शंस एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। सो इससे रिलेटेड जो फंक्शंस है उन्हें पूरा करना, लेविंग फीस और अदर चार्जेस, जहां जहां उनको लगता है कि यहाँ पे फीस लगानी चाहिए, यहाँ पे चार्जेस लगाने चाहिए, लगा दो। कंडक्टिंग रिसर्च फॉर द अबव पर्पसेस, ऊपर जितनी बातें डिस्कस करी उसके लिए रिसर्च करना, बिल्कुल उन्हें वो स्टेप्स लेने चाहिए। कॉलिंग फ्रॉम और फर्निशिंग टू एनी ऑफ सच एजेंसीज एज मे बी स्पेसिफाइड, उनसे चीजें मांगना या उन्हें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एंड परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस। तो मेजरली 11, सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में हमें है कि क्या स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए सेबी को, अगर उसको क्या मेजर्स जो हैं वो टेकअप करने चाहिए टू रीच इट्स गोल, टू रीच इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचना है तो क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए। सो सेक्शन 11 subsection 2 deals with measures or steps to be taken by SEBI to reach its functions और ऑब्जेक्टिव। सिंपल सिंपल भाषा में बता दूंगी साथ साथ में, ठीक है। क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजों से हमने शुरू किया, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजों से जो है हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट पॉइंटर क्या था,
फर्स्ट पॉइंटर क्या था? रेगुलेटिंग द बिजनेसेस, ठीक है, रेगुलेटिंग द बिजनेसेस। तो फर्स्ट पॉइंटर क्या था? रेगुलेटिंग द बिजनेसेस इन स्टॉक एक्सचेंज, नंबर वन। नंबर टू और थ्री पॉइंट को हम क्लब कर देते हैं, ठीक है। नंबर टू और थ्री पॉइंट क्या था? रजिस्टरिंग एंड दूसरा वर्ड क्या था? रेगुलेटिंग, registering and regulating the market intermediaries. Let's just call them out, market intermediaries. Registering and रेगुलेटिंग। अब मार्केट इंटरमीडियरीज में वो सारे इंटरमीडियरीज आ गए, ब्रोकर, सब ब्रोकर, कस्टोडियन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, मर्चेंट बैंकर, ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं यहाँ पर आ जाएंगी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी करी थी कि मार्केट इंटरमीडियरीज कौन से होते हैं। तो उन्हें रजिस्टर करना और उन्हें रेगुलेट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, तो यहाँ हमने सेकेंड और थर्ड पॉइंट को क्लब कर दिया, ठीक है। तो एक ही जगह पे वो दोनों बातें आ गई, ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिटिंग प्रोहिबिटिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, ये सारी चीजें करना। फोर्थ, प्रमोटिंग प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन, promoting investor education and training of market intermediaries, training of market intermediaries, training of market इंटरमीडियरीज, राइट। उसके बाद ऑफ कोर्स इनसाइडर ट्रेडिंग रोकना और कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो तीन बातें आती हैं, ठीक है। कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, undertaking inspection, undertaking inspection, ठीक है। कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज, ऑडिट, सब चीजें कर सकता है। अब यहाँ पे एक हाईलाइट आता है कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो अगर इंफॉर्मेशन हम किस किस से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हम किस किस से कॉल कर सकते हैं? फ्रॉम हुम, फ्रॉम होम, किस किस से हम कॉल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन? तीन यहाँ पे चीजें हमने पढ़ी थी, एनी पर्सन, एजेंसीज एंड अदर अथॉरिटीज, राइट। एनी पर्सन, एजेंसीज एंड अदर अथॉरिटीज, ठीक है। देखो किन किन से इंफॉर्मेशन हम कॉल कर सकते हैं, लिखिए। एनी पर्सन, एंड आई एम like urging you should write it, any person, agencies and other अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज में कोई भी अथॉरिटीज हो सकती हैं, ठीक है। एनी पर्सन में इंक्लूड होते हैं, इट इंक्लूड्स बैंक, इट इंक्लूड्स बैंक, अथॉरिटी, बोर्ड एंड कॉरपोरेशन। सो पर्सन में ये सारे भी इंक्लूड होते हैं, पर्सन में ये सारे भी इंक्लूड होते हैं। और एजेंसीज के एग्जाम्पल में बैंक, अथॉरिटी, बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। एजेंसीज में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह भी इंक्लूड होती है, राइट।
यस, तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट सारे पॉइंटर्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सेबी किससे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है, सेबी क्या एक पर्सन से इंफॉर्मेशन मांग सकता है, क्या एक बैंक से इंफॉर्मेशन मांगता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या एजेंसी से मांग सकता है, क्या अदर अथॉरिटीज? अगर उन्हें लग रहा है कि वो इंस्पेक्शन के लिए रेलेवेंट है, वो इंक्वायरी के लिए रेलेवेंट है, तो बेशक मांग सकता है और मांगना भी चाहिए, राइट? इट इज लाइक दैट। देन मूविंग फर्दर, यहां से जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं अच्छा परफॉर्मिंग फंक्शंस एंड देन लेविंग फीस, रिसर्च, एंड ये फिर बेसिक चीजें रहेगी। ठीक है, तो मेन मेन चीजें जो है हमने नोट्स में सारी की सारी लिख ली हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 11 सब सेक्शन 2A, पावर्स विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्ट और inspection of books and documents. Powers with respect to inspection of books and documents. ठीक है, तो सेबी के पास क्या पावर? कहते हैं सेबी के पास पावर है टू अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक और रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड, किसके? ऑफ एनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी or a public company which intends to get its securities listed, right? और जहां सेबी के पास reasonable grounds हैं to believe that such company has been indulging in insider trading और fraudulent और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, राइट? तो अभी आपने देखा कि मैंने कैसे एक एक पॉइंट को पकड़ा और कैसे एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया। तो ये वाले सेक्शंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई वुड से, राइट? सो यहाँ पे लिखिए सेक्शन 11(2)(a). तो ये जितना भी मेरा हैंड रिटन चार्ट्स हैं, ये मैं सारे के सारे इसी के अंदर जो है क्लब कर दूंगी। ठीक है, ये सारे के सारे चार्ट्स आपको इसी के अंदर मिलेंगे, इसी बुक के साथ सॉफ्ट कॉपी में। आई विल इंसर्ट इट इन बिटवीन ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 11(2)(a) क्या कहता है? पावर्स विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन ऑफ। तो क्या कह रहा है ये? पावर्स टू इंस्पेक्ट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो किसके पास पावर है, किसकी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं? नंबर वन क्या क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट,